क्या होता है जब एक खूबसूरत लड़की की जिंदगी एक पल में बदल जाती है? जब समाज उसके रंग को, उसके चेहरे को, उसके दाग को उसकी पहचान बना देते हैं। ये कहानी है अनुपमा की, एक सुंदर, समझदार और सपनों से भरी लड़की की, जिसके सपने एक दिन जिंदगी के कड़वे सच से टकरा जाते हैं। सुधा मूर्ति की लिखी हुई महाश्वेता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां एक औरत अपने अंदर की ताकत को पहचानती है और समझ जाती है कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल और हिम्मत में होती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो दिल को छू जाएगी और सिखाएगी कि हर दाग के पीछे एक कहानी होती है, एक नई शुरुआत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इनसेन स्माइली और लेकर आया हूं किताब सुधा मूर्ति की लिखी हुई महाश्वेता। चलिए शुरू करते हैं। सुबह की शीतलहर आनंद के कपोलों को छू रही थी। उसके उद्वेग और आतंक से भरे हुए मन को एक अनोखी राहत महसूस हुई। पिछली रात के काम से आनंद बहुत थका हुआ था। माँ अपने नवजात शिशु को देखना चाहती थी, मगर वह बच्ची रो नहीं रही थी। रात में मृत्युदेव से घमासान लड़ाई करती हुई माँ हृदय रोग से पीड़ित तथा गर्भवती थी। उसने बच्ची को जन्म दिया था। गर्भवती के प्रसूति कार्य में आनंद और उसके प्राध्यापक प्रोफेसर देसाई जी ने कठिन परिश्रम किया था। उनके लिए यह एक नया अनुभव और सवाल था। इसी कारण वे पूरी रात जागे भी थे। ऑपरेशन के बाद धरती पर उतरी बच्ची रोना शुरू नहीं कर यक्ष प्रश्न बन गई थी। नवजात शिशु के कोमल अधरों पर अपने रूखे अधरों को दबाते हुए कृत्रिम श्वास करवाता हुआ आनंद अंत में शिशु के गले से एक हल्की सी आवाज निकालने में कामयाब हो गया। देसाई साहब ने संतोष से हंसकर गहरी सांस ली। बच्ची के नहीं रोने का सवाल ही नहीं है। आनंद, और थोड़ा रुलाओ, कहकर हाथ धोने चले गए। वहां मौजूद बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर ने कहा, आनंद बच्ची है ना, जिएगी और आगे भी रोएगी। ऐसा उद्गार व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रस्थान किया। वहां रह गई माँ, बच्ची, आनंद और नर्स प्रभावती। बच्ची जोर से चीख रही थी। प्रभावती मुस्कुराई। प्रसूति विभाग में ही समय बिताते उसके बाल सफेद हो गए थे। बच्ची जन्म काल में बेटे से अधिक शक्तिशाली है, ऐसा सोचती हुई वह अपने काम काज में व्यस्त हो गई। आनंद शिशु का जन्म विवरण दाखिला करने गया। समय, दिन, माता पिता, जात वगैरह वगैरह। शिशु जनन प्रक्रिया में माता पिता का पात्र भी बहुत महत्व का होता है। उसको ऐसा महसूस हुआ। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि शिशु की माँ कौन है, मगर पिता वही होगा जिसका नाम प्रसूति माँ बताएगी। कितना विचित्र है। प्रसव स्त्री के लिए पुनर्जन्म ही है। पुरुष सिर्फ उसका प्रेक्षक होता है। बच्ची इस क्रिया प्रक्रिया में चीख चीख कर लाल हो रही थी। आनंद ने अपनी घड़ी देखी। 7 बज चुके थे। उसकी ड्यूटी का समय खत्म हो गया था। जल्दी घर पहुंचकर सोने की इच्छा हो गई। अपने हाथ धोकर ड्यूटी कमरे से वह एप्रन लेकर बाहर जा रहा था तो नर्स प्रभावती मिल गई। आनंद, प्रोफेसर साहब अपनी घड़ी भूल गए हैं, सिंक के पास थी, अब जाते वक्त उनको पहुंचा देना। आनंद को झट याद आया। शल्य चिकित्सा के संभ्रम और आतंक में वह अपनी बहुमूल्य और बहुप्रिय घड़ी भूल गए थे। घड़ी लेकर अस्पताल के बाहर खड़ी नई स्टील रंग वाली ओपल आस्त्रा कार लेकर चला। प्रोफेसर देसाई की यह घड़ी बहुत प्रसिद्ध थी। इंग्लैंड में पढ़ाई करते समय यह घड़ी उनके गुरुजी की देन थी। क्लास में पढ़ाते वक्त प्रोफेसर देसाई अपने गुरु की ऑपरेशन के कौशल का अक्सर वर्णन करते थे। किसी शरारती छात्र ने एक बार उनसे पूछा, सर ये घड़ी आप किसके हाथ में बांधेंगे? तब उन्होंने कहा, हाँ, प्रश्न बहुत अच्छा है। एमबीबीएस में जो पहला स्थान प्राप्त करेगा उसको ये घड़ी नहीं, दूसरी अपनी एचएमटी दूंगा मैं। आनंद ने फिर घड़ी देखी।
उसके हाथ में HMT घड़ी केवल घड़ी ही नहीं थी, बल्कि गुरुजी का अंतःकरण पूर्वक दिया हुआ उपहार था। अपने जाने का विचार छोड़कर प्रोफेसर देसाई के घर की तरफ कार मोड़ते हुए उसने ये सोचा कि प्रोफेसर साहब अपनी घड़ी के लिए परेशानी से व्याकुल होंगे। प्रोफेसर देसाई की पत्नी वसुमती हॉल में बैठी रेडियो सुन रही थी। आनंद को देखते ही उन्होंने कहा, आओ आओ, इतनी सुबह में, घर से या अस्पताल से? अस्पताल से सर, ये घड़ी भूल आए थे, इसे लौटाने आया हूँ। वसुमती मुस्कुराई और कहा, आनंद चाय पी कर जाओ, घड़ी का इतिहास तो मुझे पता ही है। वसुमती उठी। आनंद उनका दूर का रिश्तेदार लगता था। आनंद ने कहा, नहीं, घर में माँ इंतजार कर रही होगी। आनंद प्रोफेसर देसाई का लाडला शिष्य था। अगर देसाई की बेटी होती तो वह निश्चय ही आनंद को दामाद बना लेते। अस्पताल की वर्दी उतारकर नाइट ड्रेस पहनकर आनंद गेस्ट रूम के बिस्तर पर लेट गया। जीवन में निंद्रा अत्यंत सुखमय समय है। आंखें मूंदी ही थी कि एक स्त्री स्वर सुनकर चौंक गया। आवाज थी, हे प्रिय, तुम कितनी सुंदर हो, साक्षात मनमंथ हो। तुम्हें देखते ही मैं तुम्हारे प्रेम पास में फंस गई। उसने आश्चर्य से देखा तो कोई दिख ही नहीं रही थी। आनंद एक सुंदर पुरुष है, यह जाहिर था। गौर वर्ण, ऊंचा कद, घुंघराले काले बाल, आकर्षक रूप। आनंद कॉलेज में मनमथ और ही मैन की उपाधि से पहचाना जाता था। लड़कियां उसके बारे में क्या क्या बात करती है, यह भी आनंद को पता था। स्वभावतः गंभीर प्रकृति का होने की वजह से भी लड़कियां उसको गौतम, शुकमुनि कहकर मजाक करती थी। क्यों नलिनी, शुकमुनि जी वार्ड में तुम्हारी तरफ ही देख रहे थे। सोमा और गौतम ऋषि की एक ही वार्ड में ड्यूटी। ऑल द बेस्ट। क्यों जलती हो? वे हमारे मित्र होते हुए एक बार भी हमारे घर नहीं आए। मनमथ उपाधि के संबंध में उनकी मौसी की बेटी अनुसुया से पता चला। आनंद ने आईने में अपना मुंह देखा। रात की थकावट के बावजूद आंखें तेजोदीप्त थी। मैंने किसकी सुमधुर सुरीली आवाज सुनी होगी, और सोचने लगा। आनंद शैया पर लेटकर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। निशब्द वातावरण, चिड़ियों की खनखनाहट, मुझे लक्ष्य कर किसने बात की होगी। फिर सोने की कोशिश कर रहा था, तब फिर वही मधुर कंठ सुनाई पड़ा। ये सुंदरांग देखते ही मैं मुंह पास में बन गई, मनमत रूपी पुरुष में अनुरक्त हो गई। यही मेरा हाथ थामे, यही मेरा पति बने, यही मेरी जन्मांतर की कामना है। फिर नितांत शांत वातावरण, दीवारों से तो शब्द नहीं निकले। चादर फेंक कर आनंद दीवार से कान लगाकर सुनने लगा। प्रेम बाजार से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, दुकान पर रखकर बेचने वाली वस्तु भी नहीं है। एक व्यक्ति पर पहली नजर पड़ते ही उसके सुख दुख में सम्मिलित होकर उसके साथ जिंदगी बिताने की उत्कट अभिलाषा, कामना अपने आप मन में पैदा हो जाती है, जिसमें जिंदगी के समाज के सारे बंधन तोड़कर उसको पाना ही एक लक्ष्य हो जाता है। ये कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, मेरा प्रेम अचल है, हिमालय जैसा अटल है, सागर जैसा गहरा है और मानसरोवर जैसा साफ है। प्रेम पर इतना अच्छा व्याख्यान सुनकर आनंद को अचरज नहीं हुआ। कोई भी हो, किसी के लिए भी हो, इतनी सुंदर भाषा में, सुंदर स्वर में अपने प्रेम का निवेदन करने वाली कौन होगी। इतने में सुबक सुबक कर रोने के आक्रंदन ने आनंद के प्रेम स्वप्न को भंग कर दिया। चांद को जैसे रोहिणी, सूरज को जैसे कमल, नारायण को जैसे लक्ष्मी, वृक्ष को जैसे लता है, मैं इसके लिए ही हूँ, यही मेरा सर्वस्व है। हे प्रिय, मैं विरह वेदना से तड़प रही हूँ। तुम्हारे बिना व्याकुल मन को ये भूमि नरक के समान लगती है। चंद्रमा की शीतल किरण भी मुझे सूर्य की प्रखर किरण जैसी लग रही है। बदन गर्म हो रहा है। तुम मुझसे क्यों खफा हो? मुझ पर तरस खाओ, मुझे ठुकराओ मत, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दूंगी। आक्रामक पहुंचते ही आनंद जग गया।
स्त्री का ये घोर आक्रंदन, दैन्य करुणामयी याचना, ये है कौन? जितना वह जानता था, देसाई के घर में वसुमती के अलावा कोई स्त्री नहीं है। ये आवाज वसुमती की नहीं है, ये आवाज प्राय 20-22 की उम्र की युवती की है। ये कौन हो सकती है? अपने कमरे से बाहर आकर उसने साथ वाले कमरे में झांका तो वहां भी कोई नहीं था। बिस्तर खाली था और ऐसा महसूस भी नहीं होता था कि वहां कोई आया भी हो। नीरव शांति फैली थी। आनंद अपने कमरे में वापस आया। नींद तो उड़ ही गई थी। कहीं मैं ब्रह्मलोक में तो नहीं हूँ। अपनी सुंदरता पर उसको तो नाज था, वही ऐसा एहसास तो नहीं दिला रहा। मगर सुमधुर कंठ से निकली सुरीली आवाज को उसने खुद सुना था। ये किसी यक्षिणी का जाल तो नहीं? ऐसे प्रश्न उसके मन में उभर कर आने लगे। वह हैरान सा लग रहा था। कोई भी हो, वह किसके लिए अपना प्रेम जताती होगी? यही सोचते सोचते वह निंद्रावश हो गया। शाम को देसाई साहब के मित्र आए। वे दोनों अपने विवाह की बातचीत में तल्लीन थे। देसाई के सन्मित्र दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल ही थे। आनंद अस्पताल के कमरे के बाहर रखी मेज पर अगले दिन के लेक्चर की तैयारी कर रहा था। प्रोफेसर देसाई ने आनंद से कहा, आनंद, मैं जरूरी काम में व्यस्त हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। लिखते लिखते आनंद को पिछले हफ्ते देसाई के घर में घटी घटना याद आ गई। भोजन समय में उसे और श्रीनाथ को छोड़कर कोई नहीं था। अगर और कोई स्त्री होती तो भोजन के समय तो मौजूद होती। यह तर्क भी उसकी उलझन का सही सही समाधान नहीं दे रहा था। वसुमती को सब कुछ बोलकर उसने जवाब पाना भी आनंद के बस में नहीं था। वसुमती बड़े हंसमुख स्वभाव की महिला थी। अगर वे चेष्टा करती हुई आनंद की माँ राधा बहन जी को यह बोल देती कि तुम्हारे आनंद को मोहिनी ने अपने प्रेम पाश में फंसा लिया है और स्वप्न में ही यही बतलाती है, वो कॉलेज की है या बाहर की है या और कहीं की है, ढूंढ लीजिए, इंग्लैंड जाने से पहले ही शादी कर दीजिए, कहकर कुछ गड़बड़ कर देगी। वो कौन हो सकती है या यह घटना घटी ही नहीं? अपने मन में वह समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। इतने में आवाज आई, एक्सक्यूज मी, क्या मैं प्रोफेसर देसाई से मिल सकती हूँ? आनंद अपनी विचार तरंग से हटकर वास्तविकता पर आ गया। सर उठाकर देखा तो सामने एक अपूर्व सुंदरी खड़ी है। सच में वह अप्सरा थी। साधारण कद, गोल सा गुलाबी चेहरा, विशाल नेत्र, घुंघराले लंबे घने काले बाल, हाथ में काला पर्स, दूसरा हाथ लंबे बालों से खेलता हुआ। वह हरी साड़ी पहने थी जिसकी किनारी नीली थी और उसी रंग की चोली थी। आनंद चौंक गया। वह आनंद को देखकर मुस्कुराई। कृपया आप मुझे बताएंगे कि प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? फिर जब वह हंस पड़ी तो उसका सुंदर मुखमंडल और शुभ्र दंत पंक्ति देखकर आनंद विस्मित हो गया। युवती ने कहा, ओह, आपको पता नहीं होगा तो मैं खुद ही अंदर जाकर देखती हूँ। आनंद हड़बड़ाया और बोला, माफ़ कीजिए, देसाई साहब यहाँ नहीं हैं। वे यहीं हैं, मैं जानती हूँ। वे हो भी तो आप उनसे अभी नहीं मिल सकते, कुछ कड़ी आवाज में आनंद ने कहा। वह लड़की भी हार मानने वाली नहीं थी। उसकी सुंदर भुएं बंद गई। फिर भी हंसती हुई वह बोली, आप अंदर जाके उनसे कहिए ना कि अनुपमा आई है, वे खुद चले आएंगे। इसका नाम अनुपमा है, अनुपम सुंदरी भी है। आनंद आगे पीछे देख रहा था। आपको उनसे मिलना हो तो यहीं बैठी रहिए। हाल ही में इंग्लैंड में उच्च शिक्षा पाकर हमारे देश के बुद्धिजीवियों की संख्या बढ़ाने वाले हैं। उनके सामने प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, मगर वास्तव में लक्ष्मी सरस्वती के वर पुत्र है। आनंद ने कहा, रहने दीजिए सर, ये सब आप क्यों बता रहे हैं? उसकी सहज गंभीर प्रवृत्ति ने सब उसको संकुचित कर दिया था। परिचित अपरिचित मेहमानों की उपस्थिति में शर्मा गया।
देसाई साहब ने इस बात की परवाह नहीं करते हुए कहा, आनंद, अनुपमा मेरे मित्र श्याम राव की बेटी है। इसके बारे में कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल ही है। अच्छी बात है, आप बताइए मत, मगर मेरा टिकट तो ले लीजिए। अनुपमा हैंड बैग से अपना पर्स निकालते हुए बोली। आनंद, अनुपमा के अभिनय कौशल से तुम वाकिफ नहीं हो। बहुत अच्छी अभिनेत्री है। तुम्हारी जूही, श्रीदेवी इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। सिर्फ नाटक ही नहीं, एमए फाइनल में पढ़ रही है। फर्स्ट क्लास फर्स्ट। शास्त्रीय संगीत का भी शौक है। ओ, कौन सा घराना है? अनुपमा ने कहा, मेरी तारीफ बाद में कीजिए, पहले 100 रुपये का टिकट लीजिए। अनु, मैं सरकारी नौकर हूँ, मुझे 100 रुपये की यह राशि बड़ी भारी पड़ेगी। आनंद जैसे लक्ष्मी पुत्र को 100 क्या 500 का दे दो। प्रिंसिपल साहब भी मेरे जैसे हैं, हम दोनों को 50 का ही काफ़ी है। वह भी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, क्यों प्रिंसिपल साहब? हाँ, प्रोग्राम के दिन में बाहर जा रहा हूँ, फिर भी तुम मेरी छात्रा रही हो। मेरी बेटी तुम्हारा नाटक पसंद करती है, वह ज़रूर देखने आएगी। बुजुर्ग लोग जब 50 का ले रहे हो तो मुझे क्यों 100 का लेना चाहिए? तब तक मौन व्रतधारी आनंद बोला, मुझे भी 50 का ही काफ़ी है। अनुपमा ने आनंद के लिए 100 रुपये का टिकट काटकर उस पर नाम भी लिख दिया। डॉक्टर, आपको 100 रुपये तो ज़्यादा नहीं है, मगर विकलांग संस्था को 100 रुपये की देन बड़ी देन तो नहीं है। कृपया मना मत करना। विकलांग लोग आपको याद करेंगे और दुआएं भी देंगे। नाटक देखना भूलिएगा मत। अनुपमा एक अनुभवी सेल्स गर्ल की तरह बात कर रही थी। आनंद भला उसको नहीं कैसे कहता। टाउन हॉल में भीड़ ही भीड़ थी। आनंद अपना टिकट हाथ में लेकर आ रहा था तो सामने वसुमती आई और कहा, आनंद, तुम्हारे पास 100 रुपये का पास है? सो अच्छा हुआ, अनु ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पास दिया है। तो आप कहाँ बैठेगी? वही 100 रुपये वाले खंड में। मैं बच्चों को आइसक्रीम लेकर दूंगी। तुम ज़रा अनु से पूछ कर आना, तुमने उसे देखा तो है। वसुमती आनंद का जवाब बिना सुने ही चली गई। आनंद अनुपमा को ढूंढने लगा। ग्रीन रूम के नज़दीक लोगों को बताती हुई समझाती हुई लाल साड़ी पहने अनुपमा दिख पड़ी। उस पर नज़र पड़ते ही उसे लगा पूर्णिमा का चांद जैसे उपस्थित हो। उसके घने लंबे बाल बिखरे हुए थे। सुगंधित लाल गुलाब की माला उसके हाथ में थी, दूसरे हाथ में चंपक पुष्पमाला। फूलों के बीच अनुपमा नेपथ्य की रानी जैसी सुंदर लग रही थी। आनंद उसके पीछे खड़ा है। उसका ध्यान अनुपमा को नहीं था। उसके पास बैठी हुई लड़की ने उसके कान में कुछ कहा। तब अनुपमा पीछे मुड़ी और बोली, ओह, आप टिकट लाए हो ना? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री पास वालों के बैठने का इंतजाम कहाँ है? ये वसुमती जी ने पूछा है। तो लाल सोफा है ना, वहीं आप भी बैठ सकते हैं। इतने में अनुपमा को किसी ने आवाज़ दी और वह ये कहकर चली गई कि मैं भी आती हूँ। निरुत्साहित आनंद नीचे उतर आया। अनुपमा की सहेली सुमन ने पूछा, ये कौन है? बड़े रईस लगते हैं। नाटक की बात छोड़ो, 100 रुपये का टिकट लिया है। उनके प्रति मेरा इतना तो फर्ज बनता ही है कि मैं उनको बैठने की व्यवस्था के बारे में सुझाव दूं। मैं अपना मेकअप शुरू कर दूं? सुमन, साड़ी निकाल कर रखी है ना? कार्यक्रम का प्रथम अंश अध्यक्षीय भाषण, उसके बाद नाटक, तत्पश्चात मनोरंजन और आखिर में पारितोषिक वितरण। प्रारंभिक भाषण आधा घंटा चला। आनंद को स्वाभाविक रूप से इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इतने में रंगमंच के नेपथ्य से ध्वनिवर्धक की आवाज गूंज उठी। मूल संस्कृत भाषा में महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी को कन्नड़ भाषा में अनुदित किया है हमारी कुमारी अनुपमा ने। मूल नाटक में भग्न हृदया महाश्वेता की कहानी ही इस नाटक की जान है। आनंद को आगे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। गंधर्व राजकुमारी महाश्वेता अपनी सखियों के साथ वन विहार करते समय
पुंडरीक को देखती है, उसके प्रति सम्मोहित हो जाती है। पहली नज़र में ही प्रणयों को गहन प्रेम में बदल जाता है। राजकुमारी के पात्र में अनुपमा चंदन की गुड़िया जैसी नयनाकर्षक दिख रही थी। अपनी सखी से पुंडरीक का गुणगान और दमकते रूप का वर्णन करते हुए लज्जा से उसका मुखमंडल अरुण राग जैसा लाल हो रहा था। सखी, इस सुंदर आग को देखते ही मैं मोहपाश में बंध गई, मनमथ रूपी पुरुष में अनुरक्त हो गई। यही मेरा हाथ थामे पति बने, यही मेरी जन्मांतर की मनोकामना है। तत्क्षण आनंद को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। वो रोमांचित होकर अत्यंत हर्षित हो गया। 15 दिन पहले अनुपमा अपने पात्र का रिहर्सल कर रही होगी, उसको मैं अपनी प्रति लक्षित समझ बैठा था। भगवान का शुक्र है मैंने ये बात किसी से नहीं कही। प्राय अपने संवाद कंठस्थ करने के बाद अनुपमा पिछली सीढ़ी से उतरकर चली गई। इतने में अनुपमा ने स्टेज पर अपना प्रेम व्याख्यान प्रारंभ किया था। वह सिर्फ नाटकीय नहीं होते हुए आनंद को हृदय संवादी लगा। नाटक आगे बढ़ा। महाश्वेता का प्रियतम पुंडरीक अपमृत्युवश होता है। शोक तप्त राजकुमारी धवल वस्त्र पहनकर धवल पुष्पाभरण से सज्जित होकर प्रियतम के पुनरुत्थान के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ करती है। अपने संकल्प पर अटल रही माँ श्वेता को मनाने का विफल प्रयास सहेली कादम्बरी करती है। प्रिय के लिए करुण क्रंदन स्वर में प्रार्थना करती हुई महाश्वेता को देखकर प्रेक्षकगण सोचते हैं, पुंडरीक पुनर्जन्म पाकर प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो रहा है। महाश्वेता के दुख में सहभागी महसूस करते हैं। आनंद ने अपने दोनों को ओर देखा। पूरा प्रेक्षक समूह महाश्वेता को ही एक टकी लगाकर देख रहा था। नाटक समाप्त होते ही खूब तालियां बजी। आनंद को देसाई ने जो कहा था उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। अनुपमा अपने आप को अत्यंत सुंदरी ही नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ अभिनेत्री भी सिद्ध कर चुकी थी। आनंद ने देखा नाटक खत्म होने के बाद अनुपमा अपना मेकअप उतारकर नील वर्ण की रेशम की साड़ी पहनकर अगली कतार में खड़ी थी। आनंद ने अपने मन में विचार किया, अभिनय के लिए प्रथम प्रशस्ति निर्विवाद रूप से अनुपमा को ही मिलनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में विकलांग संस्थान के सचिव ने अनुपमा के विशिष्ट योगदान, परिश्रम, कार्यक्रम सफल करने में कष्ट उठाने की सराहना की और विनयपूर्वक कृतज्ञता प्रकट की। उस कृतज्ञता का द्योतक एक छोटा सा तोहफा भेंट करने की आकांक्षा प्रकट कर अनुपमा को स्टेज पर बुलाया। अनुपमा ने न तो उसकी अपेक्षा की थी और न ही उसको अस्वीकार कर सकती थी। अपना नाम सुनते ही रंगमंच पर जाकर तोहफा स्वीकार कर लिया। अनुपमा ग्रीन रूम में अपना परिकर बटोर रही थी। आनंद बाहर से देसाई साहब की आवाज सुनाई पड़ी, अनु, नाटक अत्यंत हृदय स्पर्शी था। बहुत रात हो गई, कैसे जाओगी? हम सब लड़कियां ही हैं, इकट्ठे जाती हैं। अनु, आपके हॉस्टल के नज़दीक ही आनंद का घर है, वह आप लोगों को ड्रॉप कर देगा। मैंने उसको रोक रखा है। नहीं, हम 4 लड़कियां हैं। आनंद आगे आकर बोला, मैं आप चारों को ड्रॉप कर दूंगा। तभी सुमन ने अनुपमा की तरफ प्रश्न की दृष्टि से देखता हुआ कहा, हम हॉस्टल में ही रहती हैं, लड़कियां आराम से हॉस्टल पहुंचने का ये अवसर खोना नहीं चाहती। अनुपमा मना नहीं कर पाई। कार से उतरते वक्त अनुपमा ने कहा, डॉक्टर धन्यवाद, रहने दीजिए। हाँ, आपका नाटक बहुत अच्छा था। आप जैसे हृदय प्रेक्षकों की सदा सहायता से नाटक का रंग जमा। वैसे तो धन्यवाद आपको देना चाहिए, आपने मन मोह लिया। मोहिनी को पीछे छोड़कर आनंद ने हंसते हुए कार आगे बढ़ाई। छात्रावास की पहली मंजिल पर स्थित कमरे में अनुपमा और सुमन नाटक की चर्चा में मग्न हो गई। सुमन, अनुपमा बहुत सालों से परिचित सहेलियां हैं, एक दूसरे में अच्छा तालमेल है।
अनु, तुमने उस डॉक्टर आनंद को कहाँ से खोजा? खोजने के लिए मैं कोलंबस थोड़ी हूँ। देसाई मामा जी के प्रिय शिष्य है, सुंदराल और धनवान है। 100 रुपए का टिकट भी तो लिया था। और कुछ नहीं। इसके पहले कहाँ दर्शन हुए थे? वही मामा जी के घर में नाटक का पूर्वाभ्यास कर रही थी। 15 दिन पहले डॉक्टर साहब को कार में आते हुए देखकर 100 रुपए का टिकट देने का विचार किया था, मगर तुम्हारा टेलीफोन आते ही उनसे मिले बिना चली आई। अनु, आज तुम्हारा महाश्वेता का पात्र अभिनय बहुत अच्छा था। धन्यवाद सुमी। अनुपमा को नींद आ रही थी। सुमन ने कहा, अनु, पुंडरीक के लिए तुम्हारा हृदयंगम प्रलाप सुनकर मैं खुद उठकर तुम्हारा हाथ थामना चाहती थी। तुमने वैसा नहीं करके बहुत अच्छा किया, वरना नाटक शोक से हास्य रस में बदल जाता और लोग हमारी हंसी उड़ाते। अनु, आनंद किसका बेटा है? लगता है कि मैंने उसको कहीं देखा है। लेटी हुई अनुपमा झट उठकर नाटकीय शैली में बोली, सुमना देवी जी, आपकी पहली नज़र में प्रेम पाश में बंधा हुआ पुंडरीक रूपी आनंद का अता पता मैं नहीं जानती। अगर आपको ज़रूरत हो तो पता करके बता दूंगी। फिलहाल आधी रात बीत गई है, मुझे सोने दीजिए। सुमन अनुपमा से आगे बढ़कर बोली, नाटक खेलकर ऐसी बातें तुम्हें कंठस्थ हो गई है। आज के नाटक में तुमने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया, बल्कि स्वयं अनुभव भी किया। तुम्हारा पुंडरीक अपनी आंखें तुम ही पर जमाए रहा। मैं तो सो जाती हूँ, तुम पुंडरीक का ध्यान करती रहना। सुमन चुप हो गई। अनुपमा दीवार की तरफ मुंह मोड़कर सोने का प्रयास कर रही थी। फिर आदत के मुताबिक नाटक के संभाषण बोलने लगी। तब सुमन ने कहा, महाश्वेता, ये हॉस्टल है, वन विहार में मिलने वाला अक्षौम्य सरोवर नहीं है। कृपया सो जाइए। गुड नाइट। तो दोस्तों, ये था पहला भाग किताब महाश्वेता का। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक कहानियाँ सुनते रहिएगा, कहानियाँ जीते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।